हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी। आप सभी लोगों का स्वागत है वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की, तो ये लेक्चर हमारा एनसीईआरटी सीरीज़ का लेक्चर है, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी सीरीज़ को एनसीईआरटी जो बुक्स हैं जो हमारे सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उन बुक्स को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की जो एनसीईआरटीज हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, लाइक द पॉलिटी की एनसीईआरटी हो, लाइक द हिस्ट्री हो, आर्ट एंड कल्चर हो, इसके अलावा अगर हम बात करें ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, इकोनॉमी की एनसीईआरटी, तो इन सबको आपके लिए कवर किया जाएगा यहाँ पे लेक्चर सीरीज़ के अंदर में। अगर बात करें स्टूडेंट्स इस लेक्चर की, तो ये लेक्चर हमारा 9th क्लास की जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है उसका सेकंड चैप्टर है, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। कि इंडिया का जो फिजिकल फीचर है वो किस तरीके से है, कहाँ पे पहाड़ हैं, कहाँ पे रेगिस्तान है, कहाँ पे प्लेन वाला इलाका है, कहाँ पे प्लेट्यू है। तो इन्हीं सभी फीचर्स के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम रीड करेंगे स्टूडेंट्स। इसके अलावा अगर हम बात करें एनसीईआरटी बुक्स का, एनसीईआरटी बुक्स आर सो मच इम्पोर्टेंट फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं अगर बात करें, क्योंकि ये बेसिकली फंडामेंटल हैं। इनके अंदर जो नॉलेज है, अगर आप इनिशियल फेज हो अपनी प्रिपरेशन में हो, इनिशियल फेज में हो प्रिपरेशन के, तो आपको एनसीईआरटी जो किताबें हैं वो ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये सबसे इनिशियल हैं, बेसिक फीचर भी हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स जो एग्जामिनेशन के अंदर में बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं जो एनसीईआरटी बुक बेस ही होते हैं, तो इस तरीके की जो प्रिपरेशन आपको डेडिकेटेड प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए आपको एनसीईआरटी बुक को रीड करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है वो सभी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में या मेंस के एग्जामिनेशन में, जो एनसीईआरटी बुक बेस ही होंगे। क्या तो उसका एक्सटेंडेड फॉर्म होगा या डिटेल फॉर्म होगा, या कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनसीईआरटी बेस काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चाहे आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलें या 12 क्वेश्चन देखने को मिलें, इस तरीके से आपको ज़रूर देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या फिजिकल फीचर हैं इंडिया के, उनकी यहाँ पे हम बात करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, जो भारत की जो ये लैंड है, ये जो कंट्री है, एक कम्प्लीटली डाइवर्स कंट्री है। हमने देखा है स्टूडेंट्स, आपने अपने आसपास भी नोटिस किया होगा कि जैसे ही आप ट्रैवल करते हो, सपोज कीजिए आप कोई भी स्टेट के अंदर रहते हो, जैसे सपोज कीजिए आप हरियाणा के अंदर रहते हो, तो हरियाणा के अंदर भी अगर आप रहते हो, तो हरियाणा के अंदर जो नदर्न हरियाणा है, उसका जो कल्चर है बिल्कुल जो पंजाब से टच करता हुआ कल्चर है, पंजाबी कल्चर है कम्प्लीटली। बोली भी उस तरीके से आपको देखने को मिलेगी, जो लैंग्वेज है, जो यहाँ पे अगर हम बात करें जो ड्रेसिंग है, वो भी आपको उसी तरीके से देखने को मिलेगी। जो सदर्न या बात करेंगे जो सदर्न हरियाणा है, वो कम्प्लीटली राजस्थान के टच में है, तो वहाँ का जो कल्चर है वो डिफरेंट है। वहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके के जो ड्रेसिंग्स हैं, डिफरेंट तरीके का जो कल्चर है, जो रिचुअल्स हैं, वो अलग अलग देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो सेंट्रल हरियाणा है ये दिल्ली के टच में है। स्पेशल हम बात करें कुछ डिस्ट्रिक्ट्स का, आपको पता होगा कि जो एनसीआर भी है, नेशनल कैपिटल रीजन जो है, उसके अंदर भी हरियाणा का बहुत ज़्यादा पार्ट आता है। बहुत सारे जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको एनसीआर के अंदर काउंट किया गया है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है कि कोई एक स्टेट के अंदर भी एक छोटा स्टेट है जिसका जो साइज़ है वो काफ़ी कम है, वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरीके से आपको अगर हम बात करें कंट्री की, तो हमारे इस कंप्लीट कंट्री के अंदर अगर हम जोग्राफिकली फीचर की बात करें, तो जोग्राफिकली आपको डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पानी की कमी है, कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ इतना पानी है कि जहाँ अबंडेंट क्वालिटी ऑफ वाटर या अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है वहाँ पे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि जोग्राफिकली फीचर्स में कहीं आपको प्लेन देखने को मिलेंगे, कहीं आपको प्लेट्यू देखने को मिलेगा, कहीं आपको आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। तो हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी,
कि हम इतने डाइवर्स हैं, उसके बाद में हम इतने यूनाइटेड हैं कि हम एक कंट्री के रूप में यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये भी एक हमारा अचीवमेंट है, ये हमारा एक पॉजिटिव बात है हमारे कंट्री में रहने वाले सिटीजन्स के लिए, हम सभी के लिए एक पॉजिटिव बात है कि इतना ज़्यादा डाइवर्स होने के बाद में लैंग्वेज पे, कल्चर पे, रिलीजन पे, कास्ट पे, इसके अलावा जोग्राफिकली फीचर में भी इतना ज़्यादा डाइवर्स हैं। जैसे सदर्न इंडिया का जो जोग्राफिकली फीचर है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल हाईलैंड्स के बाद में जो कम्प्लीटली जो सदर्न इंडिया का जो इंडियन पेनिनसुला है, यहाँ का जो कल्चर है वो कम्प्लीटली आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली शो करता है कि इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि भारत जो है एक ग्रेट फिजिकल वेरिएशन है यहाँ पे, जिसमें हम बात करें पेनिनसुलर प्लेट्यू है, लैंडमास के ऊपर में सबसे ओल्डेस्ट मोस्ट स्टेबल ब्लॉक है ये जो प्लेट्यू का जो रीजन है जिसको बोला गया है। इसके अलावा हिमालयाज़ का रीजन है जो सबसे अनस्टेबल भी कह सकते हैं, यंग भी कह सकते हैं, क्योंकि जो सबसे लेटेस्ट जो फॉर्मेशन हुई है इंडियन प्लेट के ऊपर वो हिमालयाज़ का फॉर्मेशन है। आपको हिमालयाज़ और प्लेन्स हैं, पहले हिमालयाज़ बनते हैं, उसके बाद में जो डिप्रेशन यहाँ था वहाँ पे बेसिकली जो रिवर्स आई, रिवर्स के द्वारा जो सेडिमेंट्स लाए गए वो यहाँ पे फिल किए गए और यहाँ पे जो प्लेन्स का एरिया बना है ग्रेट इंडियन प्लेन्स हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म्स हैं हमारे जियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, हिमालयाज एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमको पता लगता है कि जो हिमालयन माउंटेन्स हैं वो मोस्ट अनस्टेबल जोन है। मोस्ट अनस्टेबल क्यों हैं स्टूडेंट्स? हमने पिछले क्लासों में भी देखा, हमको पता है कि जब इंडियन प्लेट यहाँ पे यूरेशियन प्लेट के आके साथ में कोलिजन करती है, जो इंडियन प्लेट है वो यहाँ पे आके कोलिजन होता है यूरेशियन प्लेट के साथ में, तो हिमालयाज का फॉर्मेशन होता है। अब ये कोलिजन होएगा, अभी प्रेजेंट स्टेटस ये है कि आपको देखनी, आपको जो आपको रीड करोगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि अभी भी जो इंडियन प्लेट है वो कंटिन्यू यूरेशियन प्लेट को पुश कर रही है, अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी। इस क्योंकि बेसिकली आप देखिए कि अभी कुछ दिन पहले लास्ट ईयर एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर बताया गया था कि जो माउंट एवरेस्ट है उसका हाइट जो है आपको मैक्सिमम बुक्स के अंदर रीड करने के लिए मिलेगा 8848। 8848 क्या है? 8848 बेसिकली यहाँ पे है कि 8848 मीटर उसकी जो हाइट है वो काउंट की गई है। बट अभी रिसेंटली एक स्टडी ने शो किया है कि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो इंक्रीज हुई है। उसके बिहाइंड में जो रीजन है वो एक रीजन ये भी है कि जो इंडियन प्लेट के द्वारा कंटिन्यू पुश किया जा रहा है। अब वो हाइट इतना ज़्यादा इंक्रीज तो नहीं हुआ, जैसे कि सपोज कीजिए कि 1 किलोमीटर इंक्रीज हो गया या कुछ लेंथ में इंक्रीज हुआ है। वो बेसिकली ऐसा है कि वो पर ईयर आपको 5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर के आसपास चेंजेस दिखते हैं हाइट के अंदर में। हाइट का इस तरीके से नहीं है कि सडन चेंज नहीं होता है, ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है। जैसे आप देखिए कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, जैसे सपोज कीजिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, काफ़ी बेकार सा ड्राइंग है मेरा तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर एक रिफ्ट वैली बन रही है। अब बताया जा रहा है कि आने वाले बहुत मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स के बाद में ये जो एरिया है, जो ईस्टर्न अफ्रीका का जो एरिया है, ये कम्प्लीटली सेपरेट हो जाएगा, इससे अलग हो जाएगा। ये बेसिकली एक प्रोसेस भी बताया जाता है ज्योग्राफी के अंदर में कि अर्थ है वो कम्प्लीटली एक बार डिस्ट्रॉय होती है, फिर उसके बाद में कम्प्लीटली एक बार मर्ज होती है और उसके साथ में दोबारा से जो प्लेट्स हैं वो बनती हैं। क्योंकि हमने देखा है या हायर आने वाली जो बुक्स हैं उनके अंदर हम रीड करेंगे कि पहले ओनली एक प्लेट हुआ करती थी, फिर वो 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। इसके अलावा एक ग्रेट सी होगा, फिर ये यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनेंगी। क्योंकि इसके बिहाइंड में रीजन ये बताया गया है कि जो सभी कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हैं, एशियन कॉन्टिनेंट हैं, तो इन सभी को मर्ज किया जाए तो ये एक ही स्ट्रक्चर है वो शो करता है। ये सभी प्लेट्स फिर अलग हुई, प्लेट्स अलग होने के बाद में इनकी जो अलग अलग यहाँ पे आपको जो मूवमेंट है वो देखने को मिलेगा। किसी ने मूवमेंट वेस्टर्न वर्ड ट्रैवल किया, किसी ने ईस्टर्न वर्ड ट्रैवल किया, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये सब हम जब हायर स्टैंडर्ड की बुक्स रीड करेंगे तो वहाँ पे हम रीड करेंगे कि किस तरीके से एक सिंगल ओशियन हुआ करता था, एक सिंगल कॉन्टिनेंट हुआ करता था, फिर कॉन्टिनेंट्स के अंदर चेंज आया, किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन हुआ। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो हिमालयन रीजन है और नॉर्दर्न प्लेन है ये सबसे मोस्ट रिसेंट यहाँ पे हमारा लैंड फॉर्म है। इसके अलावा ये अनस्टेबल जोन भी हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमको यहाँ पता लगेगा
कि होल जो माउंटेन सिस्टम है हिमालयन सिस्टम का, वो वेरी जो यूथफुल स्टेज टोपोग्राफी होती है, जिसमें हाई पीक होती हैं, डीप वैली होती हैं, जो रिवर्स का जो फ्लोइंग जो स्टेज होता है वो वेरी फास्ट होता है। ये कुछ फीचर हैं यूथफुल टोपोग्राफी की। जो यूथफुल टोपोग्राफी का मीन्स है कि जो लेटेस्ट फॉर्मेशन हुई है उसके कुछ फीचर्स होते हैं। तो ये जो फीचर्स हैं ये आपको हिमालयन रीजन में या ग्रेट प्लेन्स वाला जो रीजन है वहाँ पे ये आपको देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ जो हिमालय से जो रिवर आती हैं उन्हीं रिवर्स के द्वारा में बहुत ज़्यादा जो सेडिमेंट्स है, एलुवियल का जो सेडिमेंट्स है वो अपने साथ में लाया जाता है। जब हिमालयाज़ का जब फॉर्मेशन हुआ तो स्टूडेंट्स, जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन वाला जो एरिया है प्रेजेंटली, अगर हम बात करें कि जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड का कुछ एरिया, और इसके अलावा बिहार और जो राजस्थान, और अगर हम बात करें कि कुछ एरिया हरियाणा और पंजाब का है, इस एरिया के अंदर बेसिकली यहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन होता था। यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा गड्ढा जो होते हैं ना, गड्ढा जिसको बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो डिप्रेशन यहाँ क्रिएट हुआ था हिमालयाज़ की फॉर्मेशन की वजह से। तो जब रिवर्स आ रही थी, रिवर्स वहाँ से कंटिन्यू फ्लो कर रही थी, यूथफुल स्टेज में काफ़ी जो स्पीड है वो भी काफ़ी तेज़ है। तो इन सभी रिवर्स के द्वारा आपको यहाँ पे सेडिमेंट्स देखने को मिलेंगे, और ये सेडिमेंट्स यहाँ पे डिपॉजिट होते गए, इस तरीके से डिपॉजिट होते गए कि यहाँ जो ज़मीन है, ज़मीन से, और यहाँ अगर हम बात करें कि जो हाइट क्रिएट हो गई 5000 मीटर या 6000 मीटर के आसपास जो डिप्रेशन है उनके ऊपर डिपोजिशन हो गया है सेडिमेंट्स का, और ये हमारे ग्रेट प्लेन्स बनते हैं। वाटर की अवेलेबिलिटी है, एल्यूवियल सोइल है, इसकी वजह से यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है उसका डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी ज़्यादा प्रोस्पेरस हैं हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। एग्रीकल्चर के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम बात करें, अगर आप दूसरे तरीके से बात करोगे कि माइग्रेंट लेबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे, तो वो आपको ज़्यादा देखने के बिहाइंड में ये मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकली उस तरीके से जो प्लानिंग है वो नहीं की गया इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड, या कोई ऐसे जो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करें। अगर हम इन माइग्रेशन या दूसरे इश्यूज जो सोशल इश्यूज हैं उन सब की बात करें तो उनमें बेसिकली डिफरेंस ये है। पर अगर एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से अगर आप बात करोगे स्टूडेंट्स, कि एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो हाईली प्रोस्पेरस एरियाज़ हैं, क्योंकि वाटर का अवेलेबिलिटी है, और जो मिट्टी जो है, जो सोइल है, वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है वहाँ पे। इसके अलावा नॉर्दर्न प्लेन्स हैं जो एलुवियल डिपॉजिट से बने हैं। पेनिनसुलर प्लेट यहाँ पे आपको इग्नीशियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बनेगा, जहाँ पे राइजिंग हिल हैं, वाइड वैली हैं, वो सब आपको देखने को मिलेंगी। अब हम बात करते हैं कि इंडिया का जो फिजिकल फीचर्स हैं यहाँ किन किन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बात करें स्टूडेंट्स कि हिमालयन माउंटेन्स, जिनके बारे में हम देखेंगे कि कितनी तरीके की माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स के क्या फ़ीचर हैं, कौन से एरिया के अंदर जो माउंटेन है उसका जो हाइट है वो ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, कौन से एरिया के अंदर जो माउंटेन है उसका जो विड्थ है वो ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो ये सब एक है हिमालयन माउंटेन्स। सेकंड इज अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन्स। जो प्लेन्स का एरिया है उसके बारे में हम देखेंगे कि प्लेन्स का एरिया कहाँ तक है, कहाँ तक इसको एक्सटेंड किया गया है। फिर हम पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में देखेंगे, जो सदर्न में हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इसके क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं, कौन कौन से यहाँ पे हिल स्टेशंस मिलते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स आप देखिए, हिल स्टेशन ऐसा नहीं है कि हिल स्टेशन आपको बेसिकली बात करें कि जो हमारा हिमालय का एक रीजन है उसी के अंदर देखने को मिले। सदर्न इंडिया के अंदर भी आपको बहुत सारे हिल स्टेशंस देखने को मिलेंगे, जिसमें अगर हम बात करें, ये वेरी फेमस हिल स्टेशन है ऊटी नाम से, जो काफ़ी फेमस है, आपको विजिट भी करना चाहिए कभी ना कभी। इसके अलावा इंडियन डेजर्ट है, जिनके बारे में यहाँ बताया गया है कि इंडियन डेजर्ट हैं, उनकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, वेस्टर्न एरिया में है, क्यों है वेस्टर्न एरिया में, ये ऑपरेशन रेट कैसा है, कैसी वहाँ पे फ्लोरा एंड फ्यूना है वो मिलते हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। जो को हमारे कोस्टल प्लेन हैं, बेसिकली हम बात करें
कि जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का एरिया है उनकी यहाँ बात करेंगे कि वेस्टर्न घाट की जो हाइट है वो ज़्यादा क्यों है, ईस्टर्न घाट की जो हाइट है वो कम क्यों है, हाइट का जो डिक्लाइन के बिहाइंड में रीजन क्या है, रिवर्स का जो यहाँ पे जो या डायरेक्शन की बात करें वो वेस्ट वर्ड से रिवर ओरिजिनेट होती हैं इंडियन पेनिनसुला में और ईस्ट वर्ड की साइड जाती हैं, तो इसके बिहाइंड में रीजन क्या है। और यहाँ पे हम बात करेंगे इंडियन आइलैंड्स की, हमारे जो द्वीप हैं जिनमें हम बात करें अंडमान एंड निकोबार हैं, इसके अलावा जो लक्षद्वीप हैं उन दोनों की यहाँ पे बात की जाएगी कि कहाँ पे लोकेटेड हैं, कैसा वहाँ पे कल्चर है, कैसा वहाँ पे सोशल स्टेटस है, तो उन सब के बारे में यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं हमारे कंट्री के, अगर हम बात करें कल्चर के लिए भी, हमारे कंट्री के अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशन जो वेदर की जो कंडीशन है उसके लिए भी, क्योंकि हमारा मानसून सिस्टम है वो भी कम्प्लीटली इन्हीं के ऊपर डिपेंड है। हमारा जो यहाँ पे जो सर्दी के अंदर जो सेंट्रल एशिया से या साइबेरिया से जो बिल्कुल ठंडी हवाएं आने वाली थी उनको भी रोक के प्रोटेक्ट करता है, दुश्मनों से भी हमको बचाता है, हमारे जो एनिमी हैं उनसे भी प्रोटेक्ट करता है। कुछ कुछ पासेज हैं जो हमको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे एनिमी से हमको प्रोटेक्ट करता है। एक बार यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था 2015 में या 14 के समय में, एक मेंस के अंदर में क्वेश्चन पूछा था कि वाई देर आर लोड्स ऑफ बैटल वाज फोर्ट नियर द पानीपत एंड जो नॉर्थ दिल्ली का जो एरिया है वहीं पे आपको मैक्सिमम बैटल्स क्यों देखने को, क्योंकि आप देखिए पानीपत के अंदर 3 लड़ाई हुई थी। बैटल ऑफ करनाल है जब नादिर शाह इंडिया में आता है 1739 में, तो उस समय में बैटल ऑफ करनाल आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके की जो बैटल्स हैं उससे बेसिकली यूपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका जो मेन मोटिव ये था कि यहाँ पे आपको बताइए कि मैक्सिमम बैटल्स हैं वो यहाँ इसी एरिया में, जो हरियाणा का एरिया है, पंजाब का एरिया है, यहाँ पे ये क्यों लड़ी गई। जो बाहर से जो भी इन्वेडर्स आए थे, एक तो दिल्ली से पहले वाली जगह है, दिल्ली से जस्ट बिफोर है, तो कोई भी दिल्ली पे अटैक करेगा तो लड़ाई वहीं पे लड़नी होगी। दूसरा एक क्वेश्चन ये भी है कि जो हिमालयन वाला रीजन है स्टूडेंट, जो हिमालयन वाला रीजन है, जैसे आप देखिए कि यहाँ पे जो हिमाचल वाला रीजन है तो यहाँ से तो बेसिकली आ नहीं सकते कोई भी इन्वेडर से इस तरीके से कि यहाँ से आए और यहाँ पे लड़ाई गई। तो ये जो बेसिकली जो प्लेन वाला एरिया है इसी से वो लोग आएंगे, तो यहाँ से ही इन्वेडर्स मैक्सिमम इंडिया में जो इन्वेड हुए हैं, मैक्सिमम जो इंडिया के ऊपर यहाँ जो भी पावर के ऊपर रहा है दिल्ली में, उनके ऊपर जो अटैक हुआ है वो आपको इसी रीजन से देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे हिमाचल के द्वारा, हिमालयाज के द्वारा हमको एक एरिया से प्रोटेक्ट भी किया जाता है। इसके अलावा जो कोल्ड जो हवाएं आती हैं जो सर्दियों में, उनसे भी हमको प्रोटेक्ट करता है, बचा के रखता है। ऐसा भी बताया जाता है स्टूडेंट्स कि अगर ये हिमाचल ना होता, अगर ये हिमालय सिस्टम ना होता, तो हमारे यहाँ पे, हिमाचल का मतलब ये नहीं है, स्टेट से बात नहीं कर रहे हैं हम ये फिजिकल फीचर हैं जो माउंटेन का रीजन है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये हिमालयाज ना होते तो ये जो ठंडी हवाएं जो सेंट्रल एशिया से या हम बात करें साइबेरिया से आती, तो उनसे हम प्रोटेक्ट नहीं हो पाते और यहाँ पे कुछ भी, यहाँ सर्दियों के समय में कुछ भी वो जो बात करें क्रॉप है वो नहीं हो पाती, तो उनसे भी हमको प्रोटेक्ट करता है हिमाचल जो है, हिमालयाज जो है हमारा। अगर हम बात करें स्टूडेंट जो हिमालयन माउंटेन्स की अगर हम बात करें, तो हिमालयन माउंटेन्स यंग हैं, फोल्ड माउंटेन्स हैं और स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। दीज माउंटेन्स रेंज जो वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन की तरफ में रन करती हैं। अगर हम रिवर्स के पर्सपेक्टिव से डायरेक्शन की बात करें, जो इंडस रिवर सिस्टम है, इंडस रिवर सिस्टम से जो ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा जहाँ से इंडिया में एंटर करती है, उस रिवर सिस्टम तक जो हिमाचल की जो पहाड़ों की जो रेंज है कंटिन्यू हमको देखने को मिलती है, उसको ही हिमालयन माउंटेन्स कहा जाता है, हिमालयन माउंटेन्स बताया जाता है। हिमालयन जो बेसिकली जो माउंटेन सिस्टम है, इनके अंदर आपको लोफ्टीज मीन्स द हाई एंड हाई, काफ़ी ऊंची ऊंची चोटियाँ, पीक्स आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा रग्ड माउंटेन बैरियर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि टोटल इस आर्क फॉर्म में, ये जो आर्क है ये बेसिकली जो हिमालयन सिस्टम की जो आर्क है, इसके अंदर टोटल 2400 किलोमीटर है, 2400 के आसपास किलोमीटर है, वो कवर किया गया है इस रीजन के द्वारा।
इनकी जो विड्थ है, विड्थ की अगर हम बात करें तो आपको जो नॉर्दर्न एरिया है, जो कश्मीर हिमालयाज़ का एरिया है स्टूडेंट्स, हम हिमाचल सिस्टम को या हिमालयन सिस्टम को जब हायर स्टैंडर्ड की बुक्स जब रीड करेंगे तो इनको कम्प्लीटली स्टेट वाइज भी डिवाइड किया जाएगा। इसमें बात की जाएगी कश्मीर हिमालयाज़, पंजाब हिमालय, उत्तराखंड हिमालय, सिक्किम हिमालय, इस तरीके से बात की जाएगी कि वहाँ पे जो लोकल हिमाचल जो हिमालय सिस्टम का जो वहाँ पे प्रेजेंस है उसके वहाँ पे क्या क्या फीचर्स हैं। तो ये हम 11th और 12th की जो बुक्स को जब रीड करेंगे तो वहाँ पे इनको डिटेल में रीड करेंगे। यहाँ पे तो बेसिकली हिमालयन माउंटेन्स के बारे में एक बार बताया गया है। तो हिमालयन माउंटेन्स में हमको देखने को मिलेगा कि जो वेस्टर्न एरिया है, वेस्टर्न बेसिकली यहाँ पे बात करें जो कश्मीर हिमालयाज़ का एरिया है, वहाँ पे आपको जो विड्थ है, विड्थ की बात करें जो चौड़ाई है, जैसे हमने अभी तक बेसिकली जो हमारी स्टडी है वो बताती है कि 3 रेंजेज हैं जो यहाँ पे फॉलो करती हैं। तो इनकी जो अगर चौड़ाई की बात करें, विड्थ की बात करें, तो यहाँ पे आपको जो चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलेगी और बाद में ये कम होती जाती है, 150 के आसपास आपको देखने को मिलेगी अरुणाचल प्रदेश में। तो स्टूडेंट्स ये शो करता है कि जो वहाँ से इनकी जो विड्थ है वो ज़्यादा है वेस्टर्न एरिया में। ईस्टर्न जब ये अरुणाचल प्रदेश की तरफ ट्रैवल करते हैं तो 150 के आसपास इनकी विड्थ रह जाती है। एटीट्यूडनल वेरिएशन की भी बात करें तो वेस्टर्न एरिया में आपको जो एटीट्यूडनल वेरिएशन है वो आपको देखने को मिलेगा। द एटीट्यूडनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। ये स्टूडेंट्स एक बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे बेसिकली जो कश्मीर हिमालयाज़ में जो एटीट्यूडनल वेरिएशन है और जो ईस्टर्न हिमालयाज़ का जो एटीट्यूडनल वेरिएशन है वो आपको कम्प्लीटली यहाँ डिफरेंट है। इनके अंदर में कम्प्लीटली यहाँ आपको जो हाइट है उसके अंदर वेरिएशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें हिमालयाज़ जो सिस्टम है इसके अंदर में जो रेंजेज हैं, बेसिकली जो हिमालय की जो रेंज हैं वो आपको 3 तरीके की रेंजेस देखने को मिलेंगी। लॉन्गिट्यूडनल इनका एक्सटेंड किया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो नॉर्दर्न मोस्ट जो रेंज होती है, ये जो 3 रेंजेज आपको देखने को मिलती हैं, इन 3 रेंजेज के अंदर में ही जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है यहाँ पे, उसको यहाँ पे बोला जाता है हिमाद्री या ग्रेट हिमालयाज भी इनको बोला जाता है। इसके बाद में ये हिमालय सिस्टम है, ये शिवालिक है, ये यहाँ पे इनको शिवालिक बोला जाता है। इनको कभी कभी मिडिल हिमालय भी बोला जाता है बहुत सारी बुक्स के अंदर में। तो हाइट की हमने बात की कि हाइट की जो वेस्टर्न हिमालयाज़ हैं उनकी हाइट यहाँ पे कम है। ईस्टर्न हिमालयाज़ की जो हाइट है वो कंटिन्यू यहाँ पे इंक्रीज करती है। इसके अलावा अगर स्टूडेंट्स हम बात करें कि जो रेंजेज हैं वो यहाँ पे अलग अलग तरीके की रेंजेज आपको देखने को मिलेगी। 3 अलग अलग रेंजेज हैं। वेस्टर्न साइड की जो रेंज है वो आपको ग्रेट हिमालय या हिमाद्री के नाम से इसको जानते हैं। तो इसके अलावा इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज जो कंसिस्ट है लॉफ्टीएस्ट पीक ऑफ विद एवरेज हाइट इसका 6000 मीटर है। इस कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स, जितने भी जो हिमालयन प्रोमिनेंट पीक्स हैं वो इस हिमाद्री वाले रीजन में ही आपको देखने को मिलेंगी। हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है, सबसे कंटिन्यूस भी है। आप देखिए कि जो शिवालिक हिमालयाज़ हैं, जो सबसे लास्ट वाली जो रेंज है, 3 तरीके की जो रेंजेज हैं स्टूडेंट्स, इसमें जो सबसे लास्ट रेंज है आप देखिए कि जो सबसे लास्ट रेंज है शिवालिक हिमालय, तो ये आपको कहीं ना कहीं आपको सबमर्ज होता हुआ दिखाई देगा, आपको डिसअपियर होता हुआ दिखाई देगा कि कुछ एरियाज़ के बाद में जो यहाँ शिवालिक जो रेंजेस हैं वो डिसअपियर हो जाएंगी, शिवालिक रेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे आपको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए जो ग्रेट हिमालयाज़ हैं एसिमेट्रिकल हैं नेचर में, कंप्लीटली सिमिलर नहीं है हर एरिया के अंदर में। द कोर ऑफ दिस पार्ट हिमालय कंपोज ऑफ द ग्रेनाइट का बना हुआ है। द प्रोमिनेंट स्नो बाउंड एंड द नंबर ऑफ द ग्लेशियर डिसेंडेंट फ्रॉम दिस रेंज। ग्लेशियर काफ़ी ज़्यादा हैं, बहुत सारे जो रिवर सिस्टम हैं उनका ओरिजिन भी यहीं से होता है। स्नो आपको देखने को मिलेगी, ग्लेशियर्स आपको देखने को मिलेंगे, ग्रेनाइट के बने हुए हैं वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो सदर्न में रेंज है, जो हिमाद्री है उसके जो सदर्न में जो रेंज है उसको लेसर हिमालय भी बोला जाता है या हिमाचल भी बोला जाता है या मिडिल हिमालयाज भी बोला जाता है। तो ये रेंज बेसिकली यहाँ पे कंपोज है, हाईली कंप्रेस है, एल्टर्ड रॉक्स हैं। यहाँ पे जो हाइट है वो कम होती जाती है। रेंजेज की जो विड्थ है वो 50 किलोमीटर के आसपास है। पीर पंजाल,
रेंज फ्रॉम द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेंज है, धौलाधर है, महाभारत रेंज है, कुछ प्रोमिनेंट रेंजेज हैं मिडिल हिमालयाज की या हम बात करें। इसके अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारी वैलीज़ जो हैं, जो रहने की जगह हैं, वो आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे, जिसमें कश्मीर वैली है, कांगड़ा वैली है, कुल्लू वैली है, जो हिमाचल में है। कुछ इसी रीजन्स के अंदर कुछ हिल स्टेशंस आपको देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स, हम पीक्स की बात कर रहे थे, तो सबसे हाईएस्ट जो पीक है वो एवरेस्ट पीक है, इंडिया के अंदर है, जो कंचनजंगा है। आप देखिए कि जो आपको जो ये पीक्स हैं, इनकी हाइट आपको मिडिल हिमालयाज़ के बाद में, सॉरी मिडिल हिमालयाज़ नहीं, जो हमारे उत्तराखंड हिमालयाज़ हैं या जो सिक्किम हिमालयाज़ हैं, यहाँ पे जो हाइट है आपको देखने को मिलेगी ज़्यादा। वेस्टर्न साइड में इतनी हाइट्स नहीं देखने को मिलेंगी आपको पीक्स की। ये जो कश्मीर हिमालय है, कश्मीर रीजन के अंदर जो लोकेटेड है, इसके अलावा जो हिमाचल हिमालय है, वहाँ पे जो हाइट है वो इतना नहीं देखने को मिलेगा। जैसे ही आप, अगर हम बात करें कि जो उत्तराखंड हिमालय या सिक्किम हिमालय की तरफ ट्रैवल करोगे, तो आपको जो हाइट है, जो पीक्स की जो हाइट है, वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी हिमाद्री, उसके अंदर हिमाद्री रेंज के अंदर में। अगर हम बात करें कि जो मिडिल हिमालय हैं या लेसर हिमालय हैं, वहाँ पे आपको जो हिल स्टेशन है, कुल्लू वैली है, कश्मीर वैली है, इस तरीके के जो स्टेशंस डेवलप हो गए, कुछ एरियाज़ लोकली डेवलप हुए हैं, उनके बारे में आपको देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, ये हमारा मैप है, मैप के अंदर बताया गया है शिवालिक, यहाँ पे शिवालिक रेंज के बारे में बेसिकली इतना एक्सप्लेन नहीं किया गया है, जस्ट लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आउटर मोस्ट रेंज होती है उसको शिवालिक बोलते हैं, जिसका विड्थ 10 to 50 है। अगर एल्टीट्यूड की बात करें तो 900 से लेकर 1100 मीटर तक है। अगर हम बात करें कि अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट जो रिवर्स के द्वारा लाए जाते हैं, वो यहाँ पे कंसोलिडेट होते हैं रिवर्स के द्वारा। बेसिकली जो कंकर, जो पत्थर जो लाए जाते हैं, वो यहाँ पे कंसोलिडेट होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, दीज वैलीज आर कवर्ड विद अ थिक ग्रेवल एंड एल्यूमिनियम की यहाँ पे कवर है। longitudinal valley laying between the lesser Himalaya and the शिवालिक आर नोन एज द दून्स। यहाँ पे कुछ आपको दून्स के फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जिसमें देहरादून है, कोटली दून है, पाटली दून है, ये कुछ वेल नोन दून्स हैं जो आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स, जो मिडिल हिमालय हैं और जो लेसर हिमालयाज़ हैं। बेसिकली हम बात करें कि जो शिवालिक रेंज है, जैसे आप बात कीजिए, फर्स्ट जो रेंज है वो हिमाद्री रेंज है। इसके बाद में जो मिडिल हिमालय हैं, जिनको हिमाचल भी बोलते हैं या हिमालयाज भी बोलते हैं, और जो लेसर हैं वो शिवालिक रेंजेज हैं। तो यहाँ पे तो आपको वैलीज़ देखने को मिलेंगी जो हिमाद्री और मिडिल हिमालय के बीच में, और मिडिल हिमालय और आप बात करें कि शिवालिक के बीच में आपको दून्स का फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। दून्स बेसिकली वो जगह होती हैं जहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी होती है, लेक्स का फॉर्मेशन होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से भी। तो यहाँ पे आपको दून्स दून्स का जो फॉर्मेशन है वो देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप देखिए कि बेसिकली आप जब यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाओगे, जब सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन आपका क्लियर होगा, तो आप एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद में आपका जो ट्रेनिंग है वो होगा लावासना के अंदर में। लावासना बेसिकली, अगर हम बात करें कि जो मसूरी के अंदर लोकेटेड है, तो मसूरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मसूरी बेसिकली एक हिल स्टेशन है, और मसूरी के जो फुटहिल्स वाला इलाका है, वहाँ पे आपको देहरादून देखने को मिलेगा। देहरादून जो एक सिटी है उत्तराखंड के अंदर में, तो देहरादून बिल्कुल नीचे वाले एरिया में है, और देहरादून के अबाउ एरिया में आपको देखने को मिलेगा मसूरी। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट होते हैं, वो फोटो जब अपनी फ़ोटो लगाते हैं या फ़ोटो अपलोड करते हैं, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स कि जो आपकी उनकी जो नाइट फ़ोटोज़ हैं, वो कभी आप देखना कि आपको मसूरी से जो देहरादून की जो लाइट्स हैं वो आसानी से आपको दिखाई देती हैं नाइट के समय में। स्टूडेंट्स, ये सब हमने हिमालयाज़ का जो यहाँ बाइफर्केशन है, जो यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, उन सब के बारे में देखा। इसके अलावा जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है, हिमालय हैव बीन डिवाइड ऑन द बेसिक ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट से ईस्ट में इनको डिवाइड किया गया है। रिवर वैलीज़ को डिमार्क किया गया है कि इस रिवर वैली से इस रिवर वैली तक जो है, उनको अलग अलग डिफरेंट नाम से हिमालयाज़ को बोला जाता है। अगर हम सबसे पहले बात करें, द हिमालय लाइंग बिटवीन द इंडस और सतलुज के बीच में जो हिमाचल का जो एरिया है, उसको बेसिकली यहाँ पे
पंजाब हिमालय बोला जाता है। बट इट इज़ ऑल्सो नोन रीजनल एज द कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी इनको बोला जाता है। वेस्ट टू ईस्ट रेस्पेक्टिवली द पार्ट ऑफ हिमालय लेइंग बिटवीन सतलुज और काली के बीच में जो हिमाचल हैं उनको कुमायूं हिमालय बोला जाता है। कुमायूं जो रीजन है वहाँ पे, तो सतलुज आप देखिए कि इंडस और सतलुज है, उसके बीच में है पंजाब हिमालय या इनको कश्मीर या हिमाचल हिमालय भी बोला जाता है। और जो काली और सतलुज के बीच का जो एरिया है उसको कुमायूं हिमालय बोला जाता है। और काली और तीस्ता रिवर के बीच में उनको नेपाल हिमालय बोला जाता है। एंड द जो पार्ट है तीस्ता और दिहांग के बीच में उनको यहाँ पे आसाम हिमालयाज भी बोला जाता है। इस तरीके से जो हिमालयाज़ हैं उनको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नेम से यहाँ पे बोला जाता है, डिफरेंट डिफरेंट रीजनल्स के आप, और इनके भी बेसिकली जो डिटेल में एनालाइज है इनका डिफरेंट डिफरेंट बातें हैं, उनके बारे में हम जो हायर स्टैंडर्ड की बुक्स हैं वहाँ पे रीड करेंगे इनके बारे में कम्प्लीटली। ब्रह्मपुत्रा जो हैं वो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री हैं हिमाचल्स की, बियॉन्ड द दिबांग जॉर्ज द हिमालयाज बैंड शार्पली टू द साउथ। ये एक बिल्कुल एक फैक्चुअल बात है स्टूडेंट्स कि हिमालयाज इस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं, पर जो सदर्न का जो ईस्टर्न एरिया है, ईस्टर्न एरिया में आपको जो इनका जो एकदम से शार्पली जो यहाँ पे जो टर्न है वो देखने को मिलेगा। हिमालयाज जो रेंजेज हैं वो एकदम से इनका जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे चेंज होगा। तो इनको जो बेसिकली पूर्वांचल हिमालय जो ईस्टर्न हिल्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये आपको हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे इनके बारे में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली ये नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट इनका, वेस्ट से ईस्ट की तरफ इनका डायरेक्शन है। बट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो ईस्टर्न साइड में जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं कि वहाँ पे जो हिमाचल्स हैं, हिमालयाज जो रेंजेज हैं वो सदर्न की तरफ टर्न हो गई हैं। तो यहाँ पे जो अलग अलग तरीके की आपको जो कुछ हिल्स देखने को मिलेंगी, जिसमें पटकाई हिल है, नागा हिल है, मणिपुर हिल है, मिजो हिल्स है, और इनको पूर्वांचल हिमालयाज बोला जाता है। स्टूडेंट्स, ये हमने हिमालय सिस्टम के बारे में देखा। ये हमारे यहाँ पे कुछ फीचर्स दिखाए हैं। स्टूडेंट्स, आप इस मैप को ज़रूर ड्रॉ करना अपना, जो अगर हम बात करें कि आप बुक को ओपन करना, बुक को ओपन करने के बाद में मैप को आप ड्रॉ करना अपनी जो भी रफ नोटबुक है या फेयर नोटबुक है वहाँ पे। बेसिकली इस तरीके से आप जब मैप के थ्रू प्रैक्टिस करोगे तो आपको किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा मदद मिलेगी। आप उस टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से एनालाइज कर पाओगे, ज़्यादा अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो ये हमने बेसिकली हिमालय सिस्टम के बारे में देखा। अब हम स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन वाला एरिया है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम बात करें नॉर्दर्न प्लेन एरिया, बेसिकली यहाँ पे जो 3 रिवर सिस्टम हैं, बेसिकली इंडस रिवर सिस्टम वेस्टर्न मोस्ट है, मिडिल में गंगा है और ईस्टर्न में ब्रह्मपुत्रा है। इन्हीं की जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, इन्हीं की जो अलग अलग ट्रिब्यूटरीज हैं, इनके द्वारा जो एल्यूवियल ऑयल जो है, एल्यूवियल सोइल जो है वो लाया गया है। एल्यूवियल सोइल का यहाँ पे डिपोजिशन हुआ है, उसी के डिपोजिशंस की वजह से यहाँ पे फुट हिल्स में जो हिमालयंस की जो फुट हिल्स हैं वहाँ पे आपको ये जो नॉर्दर्न प्लेन वाला जो एरिया है वो देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम बात करें जो सोइल है वो रिच है, उसके अंदर वाटर की सप्लाई एडिक्वेट है, तो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है। हमारी एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी में भी काफ़ी ज़्यादा रोल इम्पोर्टेंट प्ले करते हैं हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। जो रिवर कमिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन्स की तरफ से जो रिवर आती हैं वो डिपोजिशनल वर्क करती हैं इन द लोअर कोर्स, जो टू जेंटल स्लोप की होने की वजह से वेलोसिटी रिवर की डिक्रीज होती है प्लेन्स के एरिया में जब आती हैं। और यहाँ पे रिवराइन आइलैंड्स का जो फॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। जब जैसे ही प्लेन्स वाले एरिया में आती हैं, रिवर की जो यहाँ पे जो स्पीड है वो यहाँ पे स्लो होती है, वेलोसिटी यहाँ डिक्रीज होती है, तो यहाँ पे रिवराइन आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। आपको एक आसाम के अंदर एक रिवराइन आइलैंड है, माजुली नाम का एक रिवराइन आइलैंड है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। रिवर इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। इसकी वजह से ये जो चैनल्स हैं इनको डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स को ब्रॉडली 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। वेस्टर्न एरिया, नॉर्दर्न प्लेन्स रेफर्ड एज द पंजाब का जो एरिया है, पंजाब के अंदर में जो नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया है उसको वेस्टर्न एरिया के अंदर जो प्लेन्स हैं उनको पंजाब प्लेन्स बोला जाता है।
जो इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज की वजह से फॉर्म हुआ है। इसका जो लार्जर पार्ट है वो आपको यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलेगा। इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो यहाँ पे झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है। ये बेसिकली हिमाचल सिस्टम से ओरिजिनेट होती हैं और यहाँ पे जो प्लेन वाला एरिया है यहाँ पे डोआब का फॉर्मेशन होता है। स्टूडेंट, डोआब क्या है? दो रिवर जा रही हैं, ये बेसिकली दो रिवर का सिस्टम है। तो इन दो रिवर के बीच में जो लैंड का जो ज़मीन है यहाँ पे ये काफ़ी प्रोस्पेरस एरिया माना जाता है इसको, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ से जो वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी होती है, इसके वजह से काफ़ी प्रोस्पेरस होता है। तो डोआब जो प्लेन्स हैं उनका यहाँ पे डोमिनेशन जो पंजाब प्लेन्स के अंदर में आपको डोआब फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। आपको डोआब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। इसी तरीके से एक डोआब था, वहाँ पे पोरुस नाम के एक राजा हुआ करते थे। पोरुस नाम के राजा ने एक लड़ाई लड़ी थी, हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के समय में आपको देखने को मिलेगी इन्हीं कहीं डोआब के अंदर में। तो वो कौन सा डोआब था जहाँ पे पोरुस नाम के जो राजा थे उन्होंने लड़ाई लड़ी थी बाहर से जो हमारे इन्वेडर आए थे उनके उनके अगेंस्ट में। तो हमको ये पता होना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना स्टूडेंट्स कि कौन सा डोआब था जहाँ पे पोरुस नाम के जो राजा हैं उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। इसके अलावा हमको पंजाब प्लेन्स के बाद में हमको गंगा प्लेन्स के बारे में पता लगता है, जो बेसिकली घग्गर जो रिवर है और तीस्ता रिवर जो है। तीस्ता रिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक कंटिन्यूसली एक कंटीजियस इश्यू है, बेसिकली वाटर शेयरिंग से रिलेटेड। अभी खोशियारी रिवर भी न्यूज़ के अंदर में थी। अभी जो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिसेस शेख हसीना जी, वो इंडिया विजिट की। तो शेख हसीना जी जब इंडिया विजिट किए तो उस समय में ये तीस्ता रिवर का वाटर एग्रीमेंट की जो बात थी, बट खोशियारी जो रिवर है उसका वाटर एग्रीमेंट हुआ है। तीस्ता रिवर आपको पता होना चाहिए सिक्किम, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के अंदर फ्लो करती है। इंडिया के अंदर सिर्फ ओनली 2 स्टेट्स हैं, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। तो तीस्ता रिवर और जो घग्गर रिवर है, तीस्ता रिवर और जो घग्गर रिवर है उसके बीच में जो जगह है उसको बेसिकली यहाँ गंगा प्लेन बोला जाता है। और ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है जो हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इस एरिया के अंदर ही बेसिकली ये फैला हुआ है। सबसे ईस्टर्न में जो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो ब्रह्मपुत्रा का जो एरिया है, ब्रह्मपुत्रा रिवर का जो एरिया है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उनको बेसिकली यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा जो प्लेन्स है वो बोला जाता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर आपको और भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की जो कुछ फीचर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो वाटर है, जो रिवर्स पानी लेके आ रही हैं, वो यहाँ पे कुछ समय के लिए सबमर्ज हो जाएंगी। कुछ समय के लिए वो अंडर उसमें बेसिकली ज़मीन के अंदर ही वो फ्लो करना शुरू करती हैं। तो यहाँ पे सबमर्ज होंगी, फिर दोबारा से री इमर्ज होंगी। वो तराई का रीजन फॉर्मेट होता है। तो जहाँ पे ये सबमर्ज होती हैं रिवर, वो बेसिकली उसको भाबर बोला जाता है, भाबर रीजन है। और इसके अलावा जहाँ पे ये रीइमर्ज होती हैं और जहाँ पे स्वैम्पी और जो आपको स्वैम्पी एरिया देखने को मिलेगा, वो ये बेसिकली जिनको यहाँ पे तराई का रीजन बोला जाता है। ये एक बेसिकली एक डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेशंस है। इसी एरिया के अंदर आपको दूधवा नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा। दूधवा नेशनल पार्क आपको यहाँ पे और एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी प्रोस्पेरस एरिया है, जिसको बेसिकली बाद में कम्प्लीटली क्लीन करके एक वाइल्ड लाइफ का एरिया हुआ करता था। वाइल्ड लाइफ के इस एरिया को कम्प्लीटली क्लीन करके वहाँ पे जो एग्रीकल्चर के लिए उसको प्रोस्पेरस बनाया गया है आफ्टर द इंडिपेंडेंस के बाद में। ये जो तराई का रीजन है और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा प्रोस्पेरस भी है तराई का रीजन। तो स्टूडेंट्स, आपको तराई के रीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स गिरते हैं उत्तर प्रदेश के या उत्तराखंड की, उनके बारे में आप ज़रूर बताना। पीलीभीत और ये सब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इन सब के बारे में बताना आप ज़रूर से। तो ये कुछ यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो कुछ फॉर्मेशंस हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आप अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की नॉर्दर्न प्लेन्स की, जो लार्जेस्ट पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स का, वो जो ओल्डर एल्यूमिनियम है उसका बना हुआ है। ये बेसिकली जो बांगर एंड कंकर जो एरिया है उसकी बात की गई है यहाँ पे, कि यहाँ जो हम बात करें कि जो एल्यूमिनियम जो लाई जाती है, एलुवियल सॉइल जो लाई जाती है उसके द्वारा, रिवर्स के द्वारा, तो उनका जो ओल्डेस्ट रिवर है, ओल्डर जो रिवर है, लार्जर पार्ट है जो नॉर्दर्न प्लेन का, जो वहाँ की ओल्डर एल्यूवियम का जो बना हुआ है
वो यहाँ पे जो फ्लड प्लेन्स हैं रिवर्स का और जो प्रेजेंट ए टेरेस लाइक द फीचर, इसको बांगर बोला जाता है बेसिकली। इन सब के टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम हायर स्टैंडर्ड जो 11th एंड 12th की जो बुक्स हैं उनको रीड करेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे आपको या कंकर्स हैं उनकी ज़्यादा जो अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी, उनके डिपोजिशन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, उसको यहाँ पे कंकर बोला जाता है। द न्यूअर यंगर डिपोजिशन ऑफ फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड द खादर। जो नए जो एलुवियल का जो डिपोजिशन होता है उसको क्या बोला जाता है? खादर। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली रिवर सिस्टम के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जैसे कोई रिवर आ रही है, रिवर अपने साथ में जो ओल्ड एलुवियल है वो यहाँ डिपोजिट होती जाएगी, एक अलग से ही डिफरेंट होती जाएगी, और न्यू जो यहाँ पे जो एलुवियल जो लेके आ रहे हैं एलुवियल सोइल वो यहाँ पे रहेगी। तो यहाँ जो ओल्डर एलुवियल होएगी उसको बेसिकली बांगर बोला जाएगा, और खादर किसको बोला जाएगा? खादर जो न्यू वाली एलुवियल आई है, जो कंकर्स अपने साथ लाते हैं उनको कंकर बेसिकली कहा ही जाता है। जो यहाँ पे इनके रिवर के साथ में जो कंकर होते हैं, दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो फर्टाइल, दस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा आइडियल होती हैं। जो न्यू एलुवियल होती है काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल माना जाता है इसको। तो स्टूडेंट्स हमने हिमालयन सिस्टम के बारे में देखा, हमने यहाँ पे जो हमारे बात करें प्लेन्स का जो एरिया है प्लेन्स के बारे में देखा। अब हम देखते हैं पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में, जो हमारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो पेनिनसुलर प्लेटू की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, पेनिनसुलर प्लेटू जो बेसिकली है एक मोस्ट स्टेबल और सबसे ज़्यादा स्टेबल लैंड मास है हमारे कंट्री का। ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, इन सब का जो पार्ट है, इन सब का जो कंपोजिशन है वो आपको देखने को मिलेगा पेनिनसुलर प्लेटू के अंदर। तो स्टूडेंट्स आपको जो सबसे ओल्डर पार्ट है हमारे इस इंडियन जो प्लेट है उसका, इसके अलावा स्टूडेंट्स हम बात करें, इट वाज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड, दस मेकिंग इट पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास। द प्लेट्यू ब्रॉड है, सैलो वैली है, राउंडेड हिल्स हैं। हिल्स बेसिकली यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, जितनी भी यहाँ पे हिल्स हैं, जो सेंट्रल हमारा जो पेनिनसुला का एरिया है वहाँ पे जो हिल्स हैं वो बेसिकली इरोडेड हिल्स हैं। काफ़ी ज़्यादा एज होने की वजह से उनकी जो हाइट, जो ओरिजिनल जो हाइट थी वो काफ़ी अलग थी, ओरिजिनल हाइट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी, बट वो समय के साथ में इरोड होने की वजह से उनकी जो प्रेजेंट जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से रह गया है। ओरिजिनल स्ट्रक्चर इस तरीके से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो समय के साथ काफ़ी ज़्यादा ओल्ड होने की वजह से उनकी जो ओरिजिनल हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है। द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू जो हमारा नर्मदा का एरिया है नॉर्दर्न में, वहाँ से बेसिकली जो मालवा का रीजन है ये कवर करते हुए इसको सेंट्रल हाईलैंड्स बोला जाता है। सेंट्रल का वो एरिया जो काफ़ी ज़्यादा हाइट है। स्टूडेंट्स एक हमारा एक गवर्नमेंट का एक कॉन्सेप्ट है कि सभी रिवर्स को मिला दिया जाए, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर का जो कॉन्सेप्ट है, तो उसके बिहाइंड में जो एक ड्रॉबैक है उसका वो ये भी है कि जो नॉर्दर्न जो हमारा प्लेन्स का जो एरिया है उनकी जो हाइट है वो ज़्यादा है। प्लेन्स का एरिया की जो हाइट है वो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि जो सेंट्रल हाईलैंड का एरिया है यहाँ पे जो हाइट है आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो जो हमारा जो यहाँ पे बात करें कि जो प्लेट्यू का जो एरिया है उसकी जो हाइट ज़्यादा होने की वजह से पेनिनसुलर प्लेट्यू की, तो यहाँ पे जो बेसिकली यहाँ जो रिवर्स का इंटरलिंकिंग होगा नॉर्दर्न एरिया से, तो इन रिवर्स के इंटरलिंकिंग को यहाँ पंपिंग की ज़रूरत होगी। बेसिकली वाटर को पंप किया जाएगा और पंप करने के बाद में ही वो वहाँ पे मर्ज होगा दूसरी रिवर सिस्टम के अंदर में। ये एक प्रपोजल के अंदर एक ड्रॉबैक भी है, ये इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर तो हो सकता है बट एक ड्रॉबैक ये भी है। दूसरा ये है कि जो मानसून सिस्टम होता है, अब मानसून सिस्टम के आप प्रेजेंट समय में देखिए काफ़ी ज़्यादा अनप्रेसिडेंट जो इवेंट्स हैं, जो अननेसेसरी इवेंट्स हैं जोग्राफिकली या हम क्लाइमेटोलॉजिकली आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें आप देखिए कि कुछ ऐसे एरिया जहाँ एकदम से सडन में रेनफॉल हो जाती है। तो उस समय में मानसून के समय में आपको पता है कि जो नॉर्दर्न के एरिया में रिवर्स में वहाँ तो पानी होता ही होता है, सदर्न के जो एरिया हैं तो वहाँ भी पानी होने लगेगा। तो ये एक ड्रॉबैक भी साबित हो सकता है, पर इसके लिए कुछ सॉल्यूशन भी होगा, कुछ ना कुछ जो इंजीनियर्स हैं वो मिलके कर रहे होंगे। तो अभी काफ़ी समय लगेगा अगर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर हो पाता है या नहीं हो पाता है उसके लिए। बेसिकली स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि जो सेंट्रल का जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसको डिफरेंट एरियाज़ के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें सेंट्रल का जो एरिया है जहाँ पे नर्मदा रिवर जहाँ फ्लो करती है,
मालवा का प्लेट्यू है उसको सेंट्रल हाईलैंड बोला गया है। विंध्या रेंज बाउंड बाय द सतपुरा रेंज टू द साउथ एंड अरावली नॉर्थ वेस्ट में है। द फर्दर वेस्टर्नवर्ड एक्सटेंड ग्रेजुअली मर्ज विद द सैंडी एंड द रॉकी डेजर्ट ऑफ द राजस्थान। तो बेसिकली ये सेंट्रल हाईलैंड्स के एरिया के अंदर इनको काउंट किया गया है। विंध्या रेंज है, सतपुरा रेंज जो साउथ के अंदर है उनको, राजस्थान का जो अरावली एरिया है वहाँ तक, जो अरावली के बेसिकली अरावली का एक इम्पोर्टेंट रोल ये भी है स्टूडेंट्स, आप देखिए कि राजस्थान जो है, राजस्थान में जो अरावली है उसकी डायरेक्शन ये है। तो डायरेक्शन बेसिकली हम बात करें कि नॉर्थ साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट की तरफ डायरेक्शन है। तो यहाँ पे जो वेस्टर्न साइड में जो ये आपको जो डेजर्ट का जो कंडीशन है वो देखने को मिलेगी, वो डेजर्ट की कंडीशन को एक तो रोकता है अरावली। दूसरा बेसिकली एक ड्रॉबैक ये है कि अरावली की जो डायरेक्शन है, जो मानसून जो विंड आती हैं, देखिए आप इंडिया में जो मानसून विंड आती हैं वो इसी तरीके से आती हैं। तो मानसून विंड्स के बिल्कुल सिमिलर होने की वजह से, पैरेलल होने की वजह से यहाँ पे जो बारिश है वो नहीं हो पाती है राजस्थान के अंदर में। अगर ये अरावली का डायरेक्शन इस तरीके से हो तो राजस्थान के अंदर इतना बारिश हो कि राजस्थान के अंदर जो पानी है, पानी का अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा मिले। तो स्टूडेंट्स ये कुछ जोग्राफिकली फीचर भी होते हैं कहीं ना कहीं जो डेजर्ट बनने के बिहाइंड में कुछ बात करें। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको जो चंबल का एरिया है, जो केन एंड बेतवा है, जिनको अभी रिसेंटली केन एंड बेतवा को जो बेसिकली इंटरलिंक करने की लिए जो एक प्रपोजल है वो चल भी रहा है। सिंध का जो एरिया है इसको बुंदेलखंड एंड बाघेलखंड का जो एरिया है ये भी नॉर्दर्न जो प्लेट्यू है इसके अंदर में काउंट किया गया है। स्टूडेंट्स ये जोग्राफिकली फीचर जो हैं बुंदेलखंड, बाघेलखंड, रोहिलखंड, रोहिलखंड बेसिकली आपको जो नॉर्दर्न प्लेन है वहाँ देखने को मिलेगा। तो इन जो एरियाज़ हैं इनसे रिलेटेड एक बार यूपीएससी के अंदर 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया था कि बुंदेलखंड के अंदर कौन कौन से एरिया आते हैं, बाघेलखंड के अंदर कौन कौन से एरिया आते हैं। तो ये जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं यहाँ पे इस एरिया को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, बुंदेलखंड एंड बाघेलखंड। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए और इनके बारे में जब हायर स्टैंडर्ड की बुक्स में भी काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। अगर हम बात करेंगे जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो इसका सबसे ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, ड्रेन बाय द दामोदर रिवर की वजह से उसको ड्रेन किया गया है। तो ये बेसिकली छोटा नागपुर प्लेट्यू है जो प्लेट्यू का सबसे ईस्टर्नवर्ड एक्सटेंशन है। डेक्कन प्लेट्यू एक ट्रायंगुलर लैंडमास के रूप में बना हुआ है जो नर्मदा रिवर के साउथ में है। सतपुरा रेंज ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ, वाइल द जो महादेव और कैमूर हिल्स हैं वो मैकाल हिल्स हैं, वो इसका ईस्टर्न एक्सटेंशन है। ये कुछ हिल्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं। आप मैप के अंदर में इन सब को ड्रॉ करना। इसके अलावा स्टूडेंट्स की इन हिल्स को आप मैप के अंदर लोकेट कीजिए। जो डेक्कन प्लेट्यू है वो हायर है ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड में, और ईस्टर्न वर्ड उसका स्लोप है। तो स्टूडेंट्स ये जो स्लोप है वेस्टर्न साइड में जो हाइट ज़्यादा होने की वजह से, ईस्टर्न साइड में स्लोप होने की वजह से आपको देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम जो रिवर्स हैं जो वेस्टर्न साइड से ओरिजिनेट होती हैं इंडिया के प्लेट्यू में और ईस्टर्न साइड की तरफ बहती हैं। और ये आपको बेसिकली वहाँ स्लोप की वजह से, जोग्राफिकली फीचर की वजह से आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम प्लेट्यू के जो एक्सटेंशन की बात करें, जो मेघालय का जो एरिया है, मेघालय का जो एरिया है वो भी बेसिकली यहाँ पे प्लेट्यू का ही पार्ट है स्टूडेंट्स। ये आपको पता होगा स्टूडेंट, मालदा नाम का एक फ़ॉल्ट है वो क्रिएट किया गया है वहाँ रिवर्स के द्वारा, वहाँ फ़ॉल्ट बना है। उस फॉल्ट की वजह से जो मेघालयन प्लेट्यू है वो उसका जो डिस्टेंस है वो पहले ये बेसिकली प्लेट्यू का एरिया ही हुआ करता था, बट फॉल्ट क्रिएट होने की वजह से ये जो एरिया है वो सेपरेट होकर यहाँ चला गया। तो इसको मेघालयन फॉल्ट भी बोलते हैं। मेघालयन जो फॉल्ट की वजह से क्रिएट हुआ है। करबी एंगलोंग है, नॉर्दर्न छाछर है जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, सेपरेट बाय द फॉल्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। दीज प्रोमिनेंट हिल्स फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट इन द गारो खासी एंड जैंतिया हिल्स के अंदर हैं। गारो खासी एंड जैंतिया हिल्स आपको मेघालय के अंदर मिलेंगी। तो वहाँ पे जो ये मेघालयन जो ब्लॉक है इसका जो एक्सटेंशन हुआ है ये भी प्लेट्यू का ही पार्ट है। तो यूपीएससी में बहुत बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कुछ फीचर्स दे दिए गए आपको, 3 आपको दे दिया गया, छोटा नागपुर प्लेट्यू,
आपको दे दिया गया है सेंट्रल हाईलैंड्स का कोई एरिया, मालवा वाला प्लेट्यू। इसके अलावा आपको बता दिया गया है मेघालय, और उसमें पूछ लिया गया है कि इनमें से जो हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसके कौन कौन से पार्ट हैं, तो तीनों उसी के पार्ट हैं, इनके बारे में हमने देखा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आपको देखने को मिलेंगे। जो इनकी जो हमारा प्लेट्यू का रीजन है, इसका वेस्टर्न और ईस्टर्न में जो बाउंड्री है वो बनाते हैं। डेक्कन प्लेट्यू है, वेस्टर्न घाट के पैरेलल में है, वेस्टर्न कोस्ट में कंटिन्यूस है। वहाँ पे वेस्टर्न घाट के अंदर आपको कुछ पासेज भी देखने को मिलेंगे, कंटिन्यूस तो है बस कुछ पास भी हैं, जिसमें ताल घाट है, इसमें भोर घाट है, इसमें पाल घाट है। आपको इस तरीके से ताल घाट, भोर घाट एंड पाल घाट है वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा वेस्टर्न घाट है, उनकी जो हाइट है वो ज़्यादा है ईस्टर्न घाट के मुकाबले में। वेस्टर्न घाट की जो हाइट है वो कंटिन्यूस भी है। ईस्टर्न घाट का बेसिकली यहाँ बात ये है, ईस्टर्न घाट पुराने हैं और ईस्टर्न घाट का जो एरिया है वो यहाँ पे इरोड हो चुका है। वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न एज में जो है, यहाँ पे हमारा प्लेट्यू है, ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है। तो ईस्टर्न घाट की जो हाइट है वो कम है, वेस्टर्न घाट की हाइट भी ज़्यादा है, पैरेलल भी हैं, कंटिन्यूस भी हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा जो ईस्टर्न घाट हैं, जो महानदी वैली है और टू द नीलगिरी जो साउथ में है, नीलगिरी पे जाके तो दोनों मर्ज होते हैं, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट महानदी नदी से, महानदी जो उड़ीसा के अंदर बहती है, महानदी से नीलगिरी तक में ट्रैवल करते हैं। ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूअस हैं, इरेगुलर हैं, डिसेक्ट बाय द रिवर्स, ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। वेस्टर्न घाट अगर बात करें, ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है वहाँ पे, रेन उसको फेस करते हैं। तो वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न स्लोप है वहाँ पे जो रेन्स हैं, वहाँ पे जो बारिश है वो ज़्यादा होती है। वेस्टर्न घाट इज ऑल्सो नोन बाय द डिफरेंट लोकल नेम्स। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट इज प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से जब साउथ की तरफ जाते हैं तो हाइट जो है वेस्टर्न घाट की इंक्रीज होती है। हाईएस्ट जो पीक है हमारी अन्नामुडी, फिर सेकंड हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा, और महेंद्रगिरी नाम की जो पीक है वो आपको यहीं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में आपको देखने को मिलेगी। ईस्टर्न घाट के अंदर आपको देखिए कि जो जावेदी हिल्स हैं, ऐसी कुछ कुछ हिल्स हैं जो आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो ईस्टर्न घाट हैं वहाँ पे आपको कुछ यहाँ जो हिल स्टेशंस हैं, जैसे में ऊटी है, अगर हम बात करें कोडाई कनाल। कोडाई कनाल बेसिकली एक तमिलनाडु के अंदर एक सिटी है और यहाँ पे गोल्फ का भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। कोडाई कनाल समर के अंदर गोल्फ का एक टूर्नामेंट होता है, वो काफ़ी फेमस है वहाँ पे। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये कुछ हिल स्टेशंस है, कोडाई कनाल एंड ऊटी, जो आपको ईस्टर्न घाट के अंदर देखने को मिलेंगे। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू का है वो ब्लैक सोइल है, जिसको डेक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि डेक्कन ट्रैप किसको कहते हैं, तो जो ब्लैक सोइल का जो बना हुआ है उसको डेक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। वोल्केनिक ओरिजिन है, तो ये जो रॉक हैं इग्नियस हैं और रॉक्स हैं डेन्यूडेड ओवर टाइम, रिस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन ऑफ द ब्लैक सोइल। समय के साथ में अपनी जो इनका जो रॉक्स हैं उनके अंदर में चेंज आया, क्योंकि इरोजन हुआ, यहाँ पे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हुआ, फिर सोइल का फॉर्मेशन हुआ। तो ब्लैक सोइल का जो फॉर्मेशन है वो वहाँ पे डेक्कन ट्रैप की वजह से हुआ है, डेक्कन के अंदर में जो यहाँ रॉक्स की ओरिजिनिटी होने की वजह से। अरावली हिल्स हैं जो वेस्टर्न साइड में यहाँ पे गिरती हैं। अगर हम बात करें डेक्कन प्लेट्यू के, वेस्टर्न एंड द नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू हैं। हाईली इरोडेड हिल्स हैं जो ब्रोकन हिल्स के रूप में जानी जाती हैं, और दिल्ली, गुजरात से जो दिल्ली है इनका डायरेक्शन है। स्टूडेंट्स ये जो नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट इनका डायरेक्शन है अरावली हिल्स का। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि अरावली हिल्स जो हैं वो बेसिकली एक तो इरोडेड काफ़ी ज़्यादा हैं, दूसरा उनका जो जो डेजर्ट का एरिया है उसको लिमिट करती हैं, सिर्फ वेस्टर्न साइड तक ही लिमिट करती हैं राजस्थान में। अगर अरावली हिल ना हो तो राजस्थान में जो डेजर्टिफिकेशन है वो कंप्लीट राजस्थान में आपको देखने को मिले, क्योंकि जो ईस्टर्न राजस्थान है, जो ईस्टर्न का राजस्थान है, जैसे जो हरियाणा के टच करता हुआ या उत्तर प्रदेश के साथ में जो टच करता हो, भरतपुर, धौलपुर, या और दूसरे एरिया हैं, कोटा है जो मध्य प्रदेश के साथ में टच करता है, इस एरिया के अंदर में आपको जो वेजिटेशन है, जो आपको एग्रीकल्चर है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, जहाँ पे काफ़ी अच्छी बारिश भी आपको देखने को मिलेगी। बट वेस्टर्न राजस्थान के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा ये सब।
इसके अलावा हम बात करें कि जो डेजर्ट का एरिया है, डेजर्ट बेसिकली कोई भी एरिया को डेजर्ट किस लिए कहा जाता है? डेजर्ट उस एरिया को इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पे इवोपरेशन ज़्यादा हो और जो प्रेसिपिटेशन रेट है, जो बारिश का जो रेट है वो काफ़ी कम देखने को मिले। अगर हम बात करें इंडियन डेजर्ट में, तो अरावली जो हिल्स हैं उनके वेस्टर्न साइड में आपको ये डेजर्ट है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा इट इज़ अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन्स कवर्ड विद द सैंड ड्यून्स। रीजन के अंदर रेनफॉल 150 जो मिलीमीटर हैं उससे भी कम आपको देखने को मिलेगी पूरे साल के अंदर में। इसके अलावा जो वहाँ पे बेसिकली जो डेजर्ट हैं, डेजर्ट एरिया के अंदर आपको ये भी देखने को मिलेगा, अगर रेनफॉल हो भी जाती है तो वहाँ पे जो पानी है वो आपको डाउन साइड में आपको जाता हुआ नहीं दिखाई देगा। उसके बिहाइंड में रीज़न ये है कि वहाँ पे कंक्रीट होने की वजह से आपको जो डेजर्ट एरिया के अंदर में कुछ हाइट के अगर आप एक्सट्रैक्शन करोगे या इवैक्यूएशन करोगे तो आपको वहाँ पे कुछ हाइट के बाद में, कुछ लेंथ के बाद में आपको वहाँ पे कंक्रीट शेप देखने को मिलेगा। इसकी वजह से 2006 के अंदर में एक बार राजस्थान के अंदर में फ्लड आई थी, और जो 2006 के अंदर में स्टूडेंट्स 2006 के अंदर बेसिकली डेजर्ट एरिया में जो फ्लड है उसका सभी लोग सोचते हैं कि डेजर्ट एरिया में जो फ्लड है वो क्यों आ सकती है। अगर आप वहाँ की मिट्टी की बात करें तो यहाँ पे जो कंक्रीट ज़्यादा है, तो यहाँ तो सैंड ड्यून्स हैं, तो बारिश का पानी आया यहाँ ही रुक जाएगा, तो वो वहाँ पे फ्लड की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा एरिड क्लाइमेट है तो आपको वेजिटेशन भी उसी तरीके से देखने को मिलेंगी। स्ट्रीम्स कुछ अपीयर होती हैं रेनी सीजन के समय में। सीजनल रिवर हैं, लूनी नाम की एक नदी है, वो वहाँ पे आपको सबसे लार्जेस्ट नदी है वो देखने को मिलेगी। कॉन्क्रीट्स आपको देखने को मिलेंगे काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप जैसलमेर इन सब का जो एरियाज़ हैं उनके बारे में ज़रूर देखिए, आप गूगल कीजिए इनके बारे में। अगर हम बात करें कि जो कोस्टल प्लेन का जो एरिया है, कोस्टल प्लेन्स बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स के दोनों साइड में जो एरियाज़ हैं, जो कोस्टल प्लेन्स का जो एरिया है उनको यहाँ बताया गया है। तो सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे आपको डेल्टा फॉर्मेशन देखने को मिलेगा कि डेल्टाज का फॉर्मेशन होता है कि जो रिवर्स हैं जो वहाँ कोस्टल एरिया में मर्ज होने से पहले, जो ओशियन के अंदर मर्ज होने से पहले जो डेल्टाज बनाती हैं, तो आपको ईस्टर्न साइड के अंदर तो काफ़ी डेल्टा देखने को मिलेंगे जो रिवर्स के जो डेल्टा हैं। बट आपको जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पे आपको काफ़ी कम डेल्टाज हैं वो देखने को मिलेंगे। इसके बिहाइंड में रीज़न ये भी है स्टूडेंट्स कि जो वेस्टर्न फ्लोइंग जो रिवर्स हैं उनकी लेंथ काफ़ी कम होती है। एक तो लेंथ काफ़ी कम होती है, सेडिमेंट्स इतना बोरो नहीं करती हैं, तो इसकी वजह से जो डेल्टा है उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ये आपको जो वेस्टर्न प्लेन्स का या ईस्टर्न प्लेन्स का जो एरिया आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, ये वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में जो एरिया है और ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में जो एरिया है उसको ये बोलते हैं। यहाँ पे कोंकण, मुंबई, गोवा का जो रीजन है वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा जो मालाबार कोस्ट है, इस तरीके से भी कोंकण कोस्ट है, इस तरीके से भी उसको जाना जाता है। इसके अलावा आपको ईस्टर्न घाट के अंदर में एक कुछ लेक्स हैं जिसमें पुलिकेट लेक है, चिल्का लेक है, इस तरीके की कुछ लेक्स भी आपको देखने को मिलेंगी। लेक्स का फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आइलैंड्स की, एक और हमारा स्पेशल फीचर है हमारे कंट्री का जोग्राफिकली में आइलैंड। तो हमारे दो आइलैंड पाए जाते हैं, अंडमान एंड निकोबार, और यहाँ पे अगर हम बात करें लक्षद्वीप आइलैंड है। लक्षद्वीप को पहले डिफरेंट जो आइलैंड्स हैं उनके नाम से जाना जाता था, बाद में उसका जो 1973 में उसका नाम है वो लक्षद्वीप कर दिया गया। वहाँ पे जो डाइवर्सिटी है हमारे फ्लोरा एंड फ्यूना में वो आपको काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलेगी। बर्ड्स की पॉपुलेशन आपको काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलेगी। इवन हमारे अंडमान एंड निकोबार के अंदर आपको एक आइलैंड देखने को मिलेगा जो बैरन आइलैंड है, वोल्केनिक एक्टिव आइलैंड है। तो इस तरीके से लास्ट टाइम 2018 के समय में वहाँ पे जो 17 के समय में, सॉरी स्टूडेंट, 2017 के अंदर में वहाँ वोल्केनिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपको वहाँ पे एक्टिव होते हुए दिखाई। इसके अलावा स्टूडेंट्स कोरल्स की बात की गई है। कोरल्स जो हमारे समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, कोरल्स के बारे में बताया गया है कि ये सैलो, मड फ्री और वार्म वाटर के अंदर फ्लोरिश करते हैं। इसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सीक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट इनके अंदर होता है। कोरल सेक्रेशन एंड देयर थिक स्केलेटन फ्रॉम द कोरल डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ द रीफ। दे आर मेनली ऑफ द थ्री काइंड्स, बैरियर रीफ होती हैं, फ्रिंजिंग रीफ होती हैं, अटोल्स होती हैं। ग्रेट बैरियर रीफ जो आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलती है, जो कोरल्स के लिए ही एक एग्जाम्पल है कि कोरल्स का एक तरीका कोरल रीफ के रूप में।
तो स्टूडेंट्स ये सब हमने कोरल्स के बारे में देखा जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, वहाँ के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं कोरल्स। तो कोरल्स हैं, मैंग्रो इस तरीके से एक आपको कोस्टल एरियाज़ में मैंग्रोव्स देखने को मिलेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं मैंग्रोव्स। तो स्टूडेंट दिस इज़ ऑल अबाउट द हमने इंडिया के जो फिजिकल फीचर हैं उनके बारे में देखा, पेनिनसुला के बारे में देखा, इंडियन प्लेन्स के बारे में, हिमाचल्स के बारे में हमने देखा, अरावलीज के बारे में, इंडियन डेजर्ट के बारे में देखा, हमने आइलैंड्स के बारे में देखा, ईस्टर्न कोस्टल एंड वेस्टर्न कोस्टल एरियाज़ के बारे में देखा। तो स्टूडेंट दिस इज़ ऑल अबाउट द इंडियाज़ फिजिकल फीचर। आप इन लेक्चर्स को अच्छे से रीड कीजिए। आपको कोई भी डाउट हो आप हमको क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर में। तो स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच।